हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल लेट्स स्टडी पर। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज के इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं सेल ऑर्गेनेल्स के रिमेनिंग पार्ट को। लास्ट क्लास में हमने जो डिस्कस किया था सेल ऑर्गेनेल्स, 4 सेल ऑर्गेनेल्स को हमने डिस्कस किया था। पहली थी सेल वॉल, फिर सेल मेम्ब्रेन, देन हमने डिस्कस किया था साइटोप्लाज्म और लास्ट में न्यूक्लियस को। वीडियो को देखने से पहले सभी वीडियो को एक बार लाइक शेयर कर दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम जो रिमेनिंग सेल ऑर्गेनेल्स डिस्कस करने वाले हैं, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे राइबोसोम को। वीडियो को सभी एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि इन सेल ऑर्गेनेल्स से एक क्वेश्चन हर बार एग्जाम में आता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं राइबोसोम। तो देखिए राइबोसोम को सबसे पहले देखते हैं डिस्कवर किसने किया था। ये है राइबोसोम ऑर्गेनेल्स। राइबोसोम को डिस्कवर किया था जॉर्ज ई पैलेड ने। किसने किया था? जॉर्ज ई पैलेड ने डिस्कवर किया था। देखिए राइबोसोम जो ये ऑर्गेनेली है, इसका काम क्या होता है? प्रोटीन को सिंथेसाइज करना। मीन्स जो ये सेल होती है, सेल के अंदर प्रोटीन को बनाने का काम कौन करता है? ये करता है राइबोसोम। राइबोसोम को ही प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहते हैं। अगर क्वेश्चन में आता है कि प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहते हैं, तो प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं इस राइबोसोम को। राइबोसोम होते हैं 2 टाइप्स के। फर्स्ट जो राइबोसोम है 70S राइबोसोम होता है। दूसरा जो राइबोसोम है वो 80S टाइप का होता है। देखिए ये जो 70S जो ये 80S है, ये देखिए ये S जो इसमें या बाद में ये जो S लगा है, एक साइंटिस्ट थे स्वेटबर्ग, उन्होंने अपने नाम पर इसको ये यूनिट दी है स्वेटबर्ग। एक तरीके से राइबोसोम की जो यूनिट है उसको कहते हैं ये S है। ये एक साइंटिस्ट थे स्वेटबर्ग, उन्होंने अपने नाम पर इसको 70S एक यूनिट है इसकी राइबोसोम की नाम रख दिया है। देखिए अब देखिए यहाँ पर आगे ये जो 70S राइबोसोम है ये स्मॉल होते हैं, 80S टाइप के राइबोसोम होते हैं लार्ज। एंड देखिए ये जो 70S राइबोसोम है ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जैसे प्रोटोजोआ, फंजाई बात करें हम, और छोटे टाइप के जैसे प्रोटोजोआ हो गया, फंजाई हो गया, बैक्टीरिया हो गया, इनकी बॉडी में जो राइबोसोम होते हैं वे कौन से टाइप के होते हैं? वे 70S टाइप के राइबोसोम होते हैं। बात करें हम 80S राइबोसोम की, तो ये होते हैं यूकैरियोटिक, मीन्स मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनकी बॉडी में ये पाए जाते हैं। कौन से पाए जाते हैं? 80S टाइप के राइबोसोम पाए जाते हैं। तो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म कैसे होते हैं? यूकैरियोटिक होते हैं। तो यूकैरियोटिक जो होते हैं, यूकैरियोटिक की बॉडी में कौन से टाइप के राइबोसोम होते हैं? तो वे होते हैं 80S टाइप के राइबोसोम होते हैं। 70S होते हैं जो ऑर्गेनिज्म प्रोकैरियोटिक होते हैं। प्रोकैरियोटिक कौन होते हैं? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, उनकी बॉडी में होते हैं। देखिए क्वेश्चन आता है कि बताइए ह्यूमन की बॉडी में कौन से टाइप का राइबोसोम होता है? तो ह्यूमन की बॉडी में राइबोसोम आएगा, कौन सा आएगा? 80S टाइप का राइबोसोम होता है। क्वेश्चन आ सकता है कि बताइए फंजाई की बॉडी में कौन से टाइप का राइबोसोम होता है? तब आप क्या बताओगे कौन से टाइप का राइबोसोम होता है? फंजाई होता है प्रोकैरियोटिक, लेकिन उसमें जो राइबोसोम है वो राइबोसोम होता है, उसमें कौन सा होता है राइबोसोम? 80S टाइप का राइबोसोम होता है। ओके तो चलिए अब नेक्स्ट हम सेल ऑर्गेनेल डिस्कस करते हैं। ये अब जो हम दूसरी यहाँ पे सेल ऑर्गेनेल डिस्कस करने वाले हैं वो है माइटोकॉन्ड्रिया। अब देखिए माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं सेल का पावर हाउस। क्यों कहते हैं इसे सेल का पावर हाउस? क्योंकि ये क्या करता है? सबसे ज़्यादा एनर्जी बनाता है। यानी सेल को एनर्जी कौन दे रहा है? सबसे ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया दे रहा है। किस फॉर्म में एनर्जी बना रहा है माइटोकॉन्ड्रिया? ये बना रहा है एटीपी की फॉर्म में। किस फॉर्म में? एटीपी की फॉर्म में एनर्जी बना रहा है। अब देखिए यहाँ पर देखते हैं हम सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया। ये मैंने यहाँ पर पूरी सेल का स्ट्रक्चर बनाया और इसके अंदर कौन कौन सी सेल ऑर्गेनेली है उन सबको मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया है। आप देख सकते हैं सेल में हमने सबसे पहले जो डिस्कस किया था वो कौन सी सेल ऑर्गेनेली थी? सेल वॉल को हमने डिस्कस किया था। ये देखिए जो बाहर वाली लेयर है ये क्या है? सेल वॉल यानी कोशिका भित्ति। ये जो सेकंड नंबर की लेयर है इसे मैंने बताया था प्लाज्मा। क्या बोला था मैंने इसको? सेल मेम्ब्रेन। क्या बोला था? सेल मेम्ब्रेन। ये सेकंड नंबर की है लेयर यहाँ पर।
सेल वॉल के लिए मैंने कुछ जो 2-3 नाम ही बताए थे, लेकिन जो सेल मेम्ब्रेन है ये हर लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में होना जरूरी है। फिर हमने डिस्कस किया था साइटोप्लाज्म। ये देखिए इस सेल के अंदर ये जो फ्लूइड, ये जो लिक्विड पार्ट होता है इसे कहते हैं साइटोप्लाज्म। ये लिक्विड पार्ट है, साइटोप्लाज्म कहते हैं। फिर उसके बाद हमने डिस्कस किया था, किसको पढ़ा था हमने, न्यूक्लियस को पढ़ा था। ये बीच में न्यूक्लियस है। अब इसके बाद मैंने आज डिस्कस किया है राइबोसोम। किसको पढ़ाया है मैंने, राइबोसोम को पढ़ाया। राइबोसोम देखिए आप इस टाइप के देख सकते हैं। ये जो छोटी यूनिट है ऊपर ये 70S, ये देखिए यहाँ पर ये पूरा स्ट्रक्चर देखिए आप, बस ये पूरा स्ट्रक्चर क्या है यहाँ पर, ये आपको दिखाई दे रहा है जगह जगह पर, पूरी जगह पे ये राइबोसोम का स्ट्रक्चर है यहाँ पर। इसके बाद अब मैं आपके साथ पढ़ाने वाली हूँ आपको माइटोकॉन्ड्रिया। ये आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये है माइटोकॉन्ड्रिया। इसे कहते हैं सेल का पावर हाउस। क्यों कहते हैं, क्योंकि ये क्या करता है, सबसे ज़्यादा एनर्जी बनाने का काम करता है। सबसे ज़्यादा एनर्जी बनाता है ये माइटोकॉन्ड्रिया। साथ ही ये माइटोकॉन्ड्रिया क्या कर रहा है, ये माइटोकॉन्ड्रिया कर रहा है एरोबिक रेस्पिरेशन। अगर क्वेश्चन आए कि बताइए सेल में सेल की कौन सी ऑर्गेनली है जो एरोबिक रेस्पिरेशन करती है, तो वो एरोबिक रेस्पिरेशन करता है ये माइटोकॉन्ड्रिया। या फिर देखिए दूसरा क्वेश्चन आ सकता है कि बताइए सेल के अंदर कौन सी ऑर्गेनली है जो करती है एनारोबिक रेस्पिरेशन। यानी एनारोबिक रेस्पिरेशन कौन कराता है, साइटोप्लाज्म। कल की क्लास में हमने पढ़ा था कि जो साइटोप्लाज्म है इसका काम, इसका जो एक फंक्शन है वो क्या होता है, एनारोबिक रेस्पिरेशन कराने का। तो एनारोबिक रेस्पिरेशन कराता है सेल के अंदर साइटोप्लाज्म, एरोबिक रेस्पिरेशन कराता है ये माइटोकॉन्ड्रिया, एरोबिक रेस्पिरेशन कराता है। और सबसे ज़्यादा जो एनर्जी बनाता है, जो एनर्जी बनाने का काम कर रहा है, सेल को सबसे ज्यादा एनर्जी कौन देता है, ये माइटोकॉन्ड्रिया देता है। कितनी, और एनर्जी जो बना रहा है वो किस फॉर्म में बना रहा है, एटीपी की फॉर्म में बना रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये माइटोकॉन्ड्रिया है, इसके 2-3 फंक्शन जो ये काम करता है। इसे पावर हाउस ऑफ द सेल यानी सेल का पावर हाउस कहते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं ये एनर्जी बना रहा है एटीपी की फॉर्म में। कितनी, सबसे ज्यादा बना रहा है 36 एटीपी, यानी 36 एटीपी बनाता है ये माइटोकॉन्ड्रिया। और साथ में ये एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। एरोबिक का दूसरा नाम होता है सेलुलर रेस्पिरेशन। क्या कहते हैं इस माइटोकॉन्ड्रिया को, सेलुलर रेस्पिरेशन। ये हमने देखा। अब हम देख सकते, अब आप यहाँ पर देखिए ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है इसको डिस्कवर किसने किया है। माइटोकॉन्ड्रिया को सबसे पहले डिस्कवर किया है कॉलिकर ने। किसने किया, कॉलिकर ने। और जो माइटोकॉन्ड्रिया नाम इसे दिया है, डिस्कवर किया कॉलिकर ने, और माइटोकॉन्ड्रिया जो फाइनली नाम दिया है एल्टमैन एंड बेंडा ने। एल्टमैन एंड बेंडा ने इसे दिया है माइटोकॉन्ड्रिया नाम। चलिए अब दूसरी हम ऑर्गेनली डिस्कस करते हैं। चलिए अब पढ़ेंगे हम सेल ऑर्गेनली गोल्जी बॉडी को। सबसे पहले देखिए गोल्जी बॉडी को डिस्कवर किया है कैमिलियो गोल्जी ने। अब यहाँ पर देखिए सेल का ही मैंने डायग्राम बनाया है। इसमें देखिए ये जो सेल ऑर्गेनली है ना, गोल्जी बॉडी, ये इस टाइप की होती है। इसका क्या काम होता है, ये जो गोल्जी बॉडी सेल ऑर्गेनली है इसका काम होता है जो न्यूट्रिएंट होते हैं। देखिए इसके 3 काम दिए हुए हैं। इन 3 काम की वजह से इसके अलग अलग नाम रखे गए हैं गोल्जी बॉडी के। आप यहाँ पर देखिए पहला जो नाम है गोल्जी बॉडी का, ट्रैफिक पुलिस ऑफ द सेल। सेल का ट्रैफिक पुलिस बोलते हैं इसे। दूसरा नाम दिया हुआ है किडनी ऑफ द सेल। तीसरा नाम दिया है पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल, यानी सेल का पोस्ट ऑफिस भी कहते हैं गोल्जी बॉडी को, सेल की किडनी भी कहते हैं, और सेल का सेल की ट्रैफिक पुलिस भी कहते हैं। अब देखिए इसे सबसे पहले हम देखते हैं इसे सेल की ट्रैफिक पुलिस क्यों कहते हैं। तो देखिए सेल की ट्रैफिक पुलिस क्यों कहते हैं, देखिए जब सेल में बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट इकट्ठे हो जाते हैं, जो ये पोषक तत्व हैं बहुत ज़्यादा इनके इकट्ठा हो जाने से ट्रैफिक हो जाता है, तो उस ट्रैफिक को नियंत्रित यानी उस ट्रैफिक को रेगुलेट करने का काम ये गोल्जी बॉडी करती है। किसको करती है रेगुलेट, जो न्यूट्रिएंट की वजह से बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ वाला इलाका, बहुत भीड़ भाड़ वाली इनमें सेल्स के अंदर जो न्यूट्रिएंट की वजह से बहुत भीड़ भाड़ वाली जगह हो जाती है, तो उसको नियंत्रित करने का काम करती है ये गोल्जी बॉडी। ये गोल्जी बॉडी वो जो ट्रैफिक लग जाता है न्यूट्रिएंट का उसको रेगुलेट यानी उसको नियंत्रित करने का काम करती है। इस वजह से इसे कहते हैं ट्रैफिक पुलिस ऑफ द सेल। दूसरा नाम दिया इसे किडनी ऑफ द सेल। इसे सेल की किडनी क्यों कहते हैं, देखिए हमारी बॉडी में किडनी ऑर्गन है। किडनी का
काम क्या होता है, किडनी का काम ब्लड का फिल्ट्रेशन करना, एंड दूसरा काम होता है बॉडी में जितना भी टॉक्सिक इकट्ठा हो जाता है, यानी जो वेस्ट मटेरियल एक तरीके से टॉक्सिक है, उस टॉक्सिक को हमारी बॉडी से रिलीज करने का काम किडनी करती है। अब सेल के अंदर जो किडनी का काम हमारी बॉडी में होता है, सेल के अंदर ये जो गोल्जी बॉडी है, ये क्या है, सेल की किडनी बोलते हैं गोल्जी बॉडी को। एक तरीके से सेल के अंदर जितना भी वेस्ट मटेरियल टॉक्सिक इकट्ठा हो जाता है, उस टॉक्सिक को रिमूव करने का काम ये गोल्जी बॉडी करती है, इसलिए इसे सेल की किडनी भी कहते हैं। नेक्स्ट इसे जो नाम दिया है पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल। अब देखिए डाकिया का काम, पोस्ट ऑफिस इसे बोला, तो पोस्टमैन का क्या काम होता है, एक तरह से पोस्टमैन की उपाधि दे दी गोल्जी बॉडी को। पोस्टमैन का काम क्या होता है, ये मैसेज को रिसीव, यानी जो लेटर होते हैं उनको रिसीव करते हैं और फिर उसको सेंड कर देते हैं जहां उन्हें जिस प्लेस पर यानी जिस पते पर उसे भेजना होता है। पोस्टमैन को पहले लेटर को रिसीव करेगा और फिर उस लेटर को सेंड कर देगा जहां पर उसे जो भी एड्रेस लिखा होता है वहां पर। ऐसे ही ये गोल्जी बॉडी क्या करती है, पोस्ट ऑफिस का नाम दिया है, इसके पास भी ये क्या करती है, डिलीवर। देखिए ये भी सबसे पहले न्यूट्रिएंट एंड प्रोटीन, सबसे ज़्यादा ये क्या करती है कि सेल के अंदर जहां पर भी प्रोटीन की ज़रूरत होती है, उस प्रोटीन को उस जगह पर भेजने का काम ये गोल्जी बॉडी करती है, इसीलिए इसे कहते हैं सेल का पोस्ट ऑफिस। ये क्या करेंगी, सबसे पहले जो प्रोटीन को जिस प्लेस पर जाना है, प्रोटीन को पैक करेगी, फिर उसको मॉडिफाइड करके उस प्रोटीन को भेजेगी जहां से सिग्नल आया कि यहाँ पर प्रोटीन की ज़रूरत है। तो इस तरीके से ये गोल्जी बॉडी एक पोस्टमैन का काम करती है, जहां पर सेल में प्रोटीन की ज़रूरत होती है, इस प्रोटीन को वहां पर भेजने का काम करेगी। इस वजह से इसे पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल कहते हैं। तो इस तरीके से इसके 3 काम होते हैं। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट सेल ऑर्गेनली। चलिए अब देखिए यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं लाइसोसोम ऑर्गेनली को। देखिए ये जो लाइसोसोम ऑर्गेनली है, इसको देखते हैं। सबसे पहले डिस्कवर्ड किसने किया था, लाइसोसोम को डिस्कवर्ड किया है क्रिस्टियन डी ड्यूए ने। किसने किया है, क्रिस्टियन डी ड्यूए ने इसको डिस्कवर्ड किया है। अब देखिए इसका दूसरा एक कॉमन नाम हो रहा है लाइसोसोम का, सुसाइडल बैग। इसे कहते हैं सुसाइडल बैग, हिंदी में बोले तो आत्महत्या की थैली। इसे आत्महत्या की थैली क्यों कहते हैं लाइसोसोम को, देखिए इसका काम होता है स्प्लिटिंग एंड ब्रेकिंग करने का। देखिए जहाँ कहीं भी बॉडी में सेल के अंदर, कहाँ पे, सेल के अंदर अगर इसको लगता है कि बाहर से फॉरेन बैक्टीरिया या वायरस आ चुके हैं, तो उनको मारने का काम कौन करता है, ये लाइसोसोम करता है। या फिर ये जब लाइसोसोम यानी ये देखिए डाइजेशन एक तरीके से ये क्या करता है, इसका मैंने काम बताया स्प्लिटिंग एंड ब्रेकिंग करने का। जो ये लाइसोसोम है, इसकी ये प्रवृत्ति, इसकी ये जो टेंडेंसी है सेल को या कोई फॉरेन पार्टिकल या वायरस जब सेल के अंदर आ जाता है तो उसको मारने का ही काम करना, जो इसका ये मारने का काम करता है, ये ही इसका मेन फंक्शन है। क्यों है, देखिए ये क्यों करता है ऐसे, ऐसा है क्या इसकी बॉडी में कि ये मारने का काम कर रहा है। ये जो लाइसोसोम होता है, इसकी बॉडी में होते हैं हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स। ये जो एंजाइम्स होते हैं, जैसे ही ये लाइसोसोम को पानी में, अब देखिए सेल के अंदर मैंने यहाँ पर बताया था, ये जो लिक्विड वाला पार्ट है इसे बोलते हैं साइटोप्लाज्म। अब सेल के अंदर देखिए आप गोल गोल स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये है लाइसोसोम। जैसे ही इस लाइसोसोम को पता लगता है कि सेल के अंदर फॉरेन बैक्टीरिया या वायरस आ चुके हैं, तो उनको मारने का काम करता है ये लाइसोसोम। अब देखिए ये लाइसोसोम कैसे मारता है, इसके पास होते हैं हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स। देखिए ये है यहाँ पर, आप देख सकते हैं यहाँ पर, देखिए ये मैंने लाइसोसोम का स्ट्रक्चर बनाया। जैसे ही इसे लाइसोसोम को पता लगता है कि बाहर से बैक्टीरिया या वायरस आ चुके हैं, तो उनको मारने का काम ये करता है। कैसे करता है, इसके अंदर होते हैं ये हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। जैसे ही पता लगता है, ये पानी के टच में आते ही सार ये अपनी सेल को कर देता है, ब्रस्ट कर देता है, यानी फाड़ देता है। पानी के टच में आते ही सार ये फट जाता है। क्यों फट जाता है, देखिए हाइड्रो का मतलब होता है पानी, वाटर, लाइटिक मतलब तोड़ना। तो पानी के टच में आते ही सार ये लाइसोसोम अपनी सेल को फाड़ देता है, यानी फट जाता है पानी के टच में। ये हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स क्या करते हैं, फिर बाहर से आए वायरस और बैक्टीरिया को मार देते हैं। अब देखिए कई बार वायरस और बैक्टीरिया हर बार तो नहीं आते हैं। दूसरा देखिए ये मारता क्या है, ये जो लाइसोसोम है,
ये डाइजेशन किस टाइप का करता है, ये दूसरा ये अपनी ही सेल को खा जाता है। कौन खाता है, ये लाइसोसोम। इसीलिए इसके ऊपर इसका दूसरा नाम रखा गया है सुसाइडल बैग। कौन सा नाम रखा है इसका, सुसाइडल बैग, यानी आत्महत्या की थैली। आत्महत्या की थैली क्यों कहते हैं इसे, देखिए जब बॉडी के अंदर कोई वृद्ध सेल हो जाती है, यानी वो वर्क करना, काम करना बंद कर देती है जब सेल, तो ऐसी बेकार सेल को तो नहीं रख सकते बॉडी के अंदर। तो वो जब बेकार सेल, वृद्ध सेल हो जाती है, कोई फंक्शन नहीं करती है, तो उस सेल को एक तरीके से डाइजेस्ट कौन करता है, ये जो है एक तरीके से ये क्या है, एक पेस्टिसाइड की तरह काम करता है। जैसे देखिए खेतों में जब फसल बोते हैं तो कीड़े लग जाते हैं, उन कीड़ों को कैसे हटाया जाता है, पेस्टिसाइड करके हटाया जाता है। ऐसे ही हमारी बॉडी में जो ये बेकार सेल हो जाती है, जब ये अपना फंक्शन करना बंद कर देती है, तो इनको ऐसे ही तो बॉडी में नहीं रख सकते, तो पेस्टिसाइड किया जाता है जैसे फसलों पे। ऐसे ही इस सेल के अंदर लाइसोसोम होता है, ये प्रेजेंट होता है लाइसोसोम। तो दूसरा काम होता है इसका, जब वृद्ध सेल काम करना बंद कर देती है तो उन सेल को डाइजेस्ट करने का, यानी उन सेल को डैमेज करने का काम कौन करता है, ये लाइसोसोम करता है। ये इन वृद्ध सेल को जैसे ही लगता है कि सेल ने काम करना बंद कर दिया है, तो ये लाइसोसोम क्या करता है, उन सेल को डाइजेस्ट कर लेता है। तो इस तरीके से ये कौन सा डाइजेशन कर रहा है, क्वेश्चन आता है देखिए कि सेल के अंदर इंट्रासेलुलर डाइजेशन कौन करता है। तो सेल के अंदर इंट्रासेलुलर डाइजेशन करता है लाइसोसोम। कौन करता है, लाइसोसोम। क्यों करता है, क्योंकि जब सेल काम करना बंद कर देती है तो उन सेल को डाइजेस्ट करता है ये, यानी इनको डैमेज करने का काम करता है ये लाइसोसोम। अब देखिए बॉडी, हर धरती पर इतने सारे जीव हैं, हर वो जीव जो लग रहा है कि देखिए दूसरा एग्जांपल मैं यहाँ पर इसके लाइसोसोम के साथ मैं लेना चाहूंगी, टैडपोल का लेना चाहूंगी। देखिए जो मेंढक होता है, मेंढक स्टार्टिंग में देखिए एक एडल्ट मेंढक तो नहीं बनता है, अपने अंडे से निकल के इसकी एक वो फॉर्म होती है मेंढक की, टैडपोल होती है। तो जो टैडपोल होता है ना, मेंढक होता है, उसमें उसकी पूंछ होती है। तो उसकी पूंछ जो मेंढक की पूंछ होती है ना, वो जैसे उसमें एक मेटामॉर्फोसिस प्रोसेस होता है। मेटामॉर्फोसिस साइकिल जब उसकी मेंढक की चल रही होती है, तो वो होती है एक तरीके से, उस मेटामॉर्फोसिस प्रोसेस के बाद, उस साइकिल के बाद ये जो टैडपोल है ये कन्वर्ट हो जाता है एक एडल्ट फ्रॉग में। तो उस एडल्ट फ्रॉग में जब वो चेंज होता है ना, तो उसकी जो टैडपोल की जो पूंछ होती है वो एक तरीके से उसको स्प्लिटिंग की जाती है। उसको जो वो पूंछ होती है उस टैडपोल की, उसको स्प्लिटिंग हो रहा है एक तरीके से, वो सेल है। तो सेल के अंदर क्या प्रेजेंट है, लाइसोसोम प्रेजेंट है। तो ये लाइसोसोम क्या कर रहा है, हर उस जगह पर जहां पर लगता है सेल का कोई काम नहीं है, उस सेल को डाइजेस्ट करने का काम करता है ये लाइसोसोम। तो उस टैडपोल की पूंछ को एक तरीके से डाइजेस्ट किया किसने, इस लाइसोसोम ने किया। अब मेंढक के अंदर भी, सेल के अंदर तो ये सेल चाहे छोटा ऑर्गेनिज्म हो या बड़ा ऑर्गेनिज्म हो, सेल जो है हर ऑर्गेनिज्म के अंदर प्रेजेंट होती है। तो जहां पर भी लगता है कि सेल के अंदर कोई फंक्शन नहीं है अब उस सेल का, या कोई अदर फॉरेन बैक्टीरिया वायरस आ चुके हैं, उनको मारने का काम कौन करता है, ये लाइसोसोम करता है। ऐसे ही उस मेंढक की पूंछ को खत्म करने का काम किसने किया, इस लाइसोसोम ने उस पूंछ को खत्म करने का काम किया। उसके बाद फिर वो टैडपोल चेंज हो गया एक एडल्ट फ्रॉग में। तो टोटली हम कह सकते हैं ये सेल के अंदर एक पेस्टिसाइड की तरह काम करता है। चलिए अब दूसरी हम सेल ऑर्गेनेली डिस्कस करेंगे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। चलिए अब पढ़ने वाले हैं हम सेल ऑर्गेनेली एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको कहते हैं अंतःपर्दवी जालिका। अंतःपर्दवी जालिका कहते हैं। इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को डिस्कवर किया है कीथ पॉर्टर ने। किसने किया, कीथ पॉर्टर ने इसको डिस्कवर किया। ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो टाइप का होता है, RER एंड SER। RER की फुल फॉर्म देखिए क्या होता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। SER दूसरा होता है, इसे SER क्यों कहते हैं, क्योंकि ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। अब देखिए यहाँ पर डायग्राम में देखिए सेल के, ये है यहाँ पर RER, ये RER है, ये न्यूक्लियस के अराउंड। अब देखिए यहाँ पर ये न्यूक्लियस के अराउंड, ये न्यूक्लियस है अंदर वाला,
अब इसके न्यूक्लियस को सराउंड करके कौन रखता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इसे सराउंड करके रखता है न्यूक्लियस को। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बीच में जो पेरी मेम्ब्रेन यानी मध्य वाला जो मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का पार्ट, यहाँ से निकलता है ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये देखिए यहाँ पर ऊपर नीचे चारों तरफ इसके निकला हुआ है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो इस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से निकला हुआ है, इसकी बॉडी के ऊपर प्रेजेंट है। आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये मैंने रेड कलर से यहाँ पर ये ड्रॉ किए हैं, ये है सब इसके ऊपर प्रोटीन प्रेजेंट है। वह देखिए वह एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसकी बॉडी के ऊपर प्रोटीन प्रेजेंट होता है उसे कहते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसकी बॉडी पर प्रोटीन प्रेजेंट नहीं होता उसे कहते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं साइड में, ये इधर है ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर में है, ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर में इधर आप देख रहे हैं ये है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। कौन सा है ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसकी बॉडी पे आप देख रहे हैं यहाँ पे प्रोटीन प्रेजेंट नहीं है। अब देखिए ये जो प्रोटीन है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास आया कहाँ से। न्यूक्लियस के अंदर आप देख रहे हैं एक जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है डीएनए। इस डीएनए के पास और भी चीज़ें प्रेजेंट है, जैसे इसके पास है आरएनए, इसके ये जो न्यूक्लियस है इसके पास डीएनए है, आरएनए है। और देखिए जो आरएनए है ये यहाँ पर जो कौन सा आरएनए है, अब देखिए यहाँ पर ये आरएनए डीएनए की मैंने बात की है, तो यहाँ पर से देखिए एमआरएनए के जो ये एमआरएनए है, एमआरएनए के ऊपर ही ये प्रोटीन सिंथेसाइज होता है। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से ये अटैच है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसके पास ये प्रोटीन कहाँ से आ रहा है, यहाँ से ही एमआरएनए के थ्रू ये प्रोटीन आया है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास। तो इसलिए इसकी बॉडी, इस वाले एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बॉडी के ऊपर ये प्रोटीन बैठ गए हैं, प्रेजेंट है। कहाँ से आए, इस न्यूक्लियस के एमआरएनए के थ्रू ये प्रोटीन आए इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर, इसलिए ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बन गया। और इसके बराबर में देखिए ये भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, क्योंकि इसके पास प्रोटीन नहीं है। कई बार ऐसी सिचुएशन हो जाती है कि ये प्रोटीन इसके ऊपर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर ना आकर के ये डायरेक्ट पहुंच जाता है इस ट्यूब लाइक यानी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर चला जाता है, जिस वजह से सेल्स के अंदर थोड़ा सा डिसबैलेंस हो जाता है मामला। तो इस वजह से ये एक तरीके से ये एक एक्सेप्शन होता है जिस वजह से इस पे जाता है, जनरली नहीं जाता है। वैसे ये जो यहाँ से न्यूक्लियस से जो प्रोटीन है ये आती है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर ही। क्यों बोला है, क्योंकि इसके ऊपर प्रोटीन प्रेजेंट होती है। अब ये जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इसके ऊपर प्रोटीन प्रेजेंट नहीं होती है, लेकिन इसका भी एक काम होता है लिपिड को सिंथेसाइज करना यानी फैट को बनाने का काम। अब क्वेश्चन आए कि देखिए सेल के अंदर जो लिपिड को बनाने का काम कौन कर रहा है, वो कर रहा है ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो सेल के अंदर लिपिड बनाने का काम कौन करता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता है। और ये जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्यों बोला गया है, क्योंकि इसके ऊपर प्रोटीन प्रेजेंट है। इसके ऊपर ये प्रोटीन कहाँ से आया, इसके ऊपर ये प्रोटीन आया है न्यूक्लियस से, न्यूक्लियस से आया है एमआरएनए के थ्रू, ठीक है। तो ये यहाँ पर आया। अब देखिए ये जो प्रोटीन इसके पास आया है, अब गोल्जी बॉडी, अब इनको ने ये जो हम सेल ऑर्गेनेली मैंने अब तक पढ़ाई है इनको बारी बारी हम थोड़ा सा देख लेते हैं। तो हमने अब यहाँ पर ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को तो देख लिया है। मैंने बताया आरईआर प्रोटीन प्रेजेंट होता है सरफेस पर किसकी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की। एसईआर सिंथेसाइज करता है लिपिड को। तो हमने यहाँ पर ये सारी सेल ऑर्गेनेली डिस्कस कर ली है। अब देखिए ये प्रोटीन जैसी इसके पास है, जहाँ कहीं भी सेल के पार्ट में, सेल के अंदर कहीं पर भी अगर प्रोटीन की जरूरत होती है तो प्रोटीन को, ये देखिए ये प्रोटीन है ना, यहाँ पर आप देख रहे हैं बर्ड लाइक स्ट्रक्चर है, ये प्रोटीन यहाँ पर इकट्ठा हो जाता है। जैसे ही लगता है कि प्रोटीन की जरूरत हो रही है सेल के अंदर, तो प्रोटीन को सेल में पहुंचाने का काम कौन कर रहा था, गोल्जी बॉडी कर रही थी। तो यहाँ से ये प्रोटीन जाएगी इस गोल्जी बॉडी के पास, फिर ये गोल्जी बॉडी पैक कर लेती है प्रोटीन को, इस तरीके से पैक कर लेंगी और फिर सेल के अंदर जहाँ पर भी जरूरत होगी प्रोटीन को ये वहाँ पर इसे भेज देती है। कौन भेजती है, गोल्जी बॉडी।
दूसरा लाइसोसोम था, देखिए ये वाला पार्ट लाइसोसोम प्रेजेंट है। ये लाइसोसोम क्या करता है, स्प्लिटिंग ब्रेकिंग करने का काम होता है, यानी इसके तोड़ने का ही काम होता है। इसको बाहर से फॉरेन वायरस या बैक्टीरिया आ जाए उनको मारने का काम करता है। क्यों करता है, ऐसा क्या है इसके पास हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स प्रेजेंट है, तो उस एंजाइम्स के कारण ये उनको मारने में सक्षम है। दूसरा देखिए ये कौन सा डाइजेशन होता है, इसमें इंट्रासेलुलर डाइजेशन होता है, जिसकी वजह से ये इन बैक्टीरिया वायरस को मार देता है। दूसरी इसका फंक्शन होता है, जब कोई सेल काम करना बंद कर देती है उस सेल को डैमेज यानी उस सेल को खा भी जाता है ये लाइसोसोम। इस तरीके से ये क्या कर रहा है, सेल के अंदर जो वेस्ट मटेरियल जो इकट्ठा हो गया है, जो किसी काम का नहीं है, उसे डाइजेस्ट करने का काम एक तरीके से एक पेस्टिसाइड की तरह ये लाइसोसोम काम करता है। तो लाइसोसोम क्या कर रहा है, जो बेकार सेल है उसे भी डाइजेस्ट करने का काम करता है। अब देखिए यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया को देखा था, सबसे ज्यादा सेल के अंदर जो एनर्जी का फॉर्मेशन हो रहा है वो किसके थ्रू हो रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया के थ्रू हो रहा है, इसीलिए इसे सेल का पावर हाउस भी कहते हैं। एरोबिक रेस्पिरेशन माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही हो रहा है। एनारोबिक रेस्पिरेशन की बात करें सेल के अंदर कहाँ होता है, तो वो होता है इस लिक्विड पार्ट में, साइटोप्लाज्म में होता है एनारोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। राइबोसोम को हमने सबसे पहले डिस्कस किया था आज की क्लास में। राइबोसोम को कहते हैं प्रोटीन की फैक्ट्री। तो सेल के अंदर सबसे ज्यादा जो प्रोटीन बनाया जा रहा है तो वो एक तरीके से प्रोटीन की फैक्ट्री हम कह सकते हैं राइबोसोम को। राइबोसोम का काम क्या होता है, प्रोटीन को ही सिंथेसाइज, प्रोटीन का फॉर्मेशन करना राइबोसोम का काम होता है। तो चलिए हमने यहाँ बारी बारी सारी सेल ऑर्गेनेल को डिस्कस कर लिया है। अब एक छोटा सा पॉइंट और मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ। वो पॉइंट हम जो अब पढ़ेंगे वो पॉइंट है प्लांट सेल एंड एनिमल सेल में क्या डिफरेंस है, कि इनको अलग, कि इसको प्लांट सेल में रखा सेल बोला है, एनिमल सेल को इसलिए एनिमल सेल बोला है। अब कुछ 2-4 पॉइंट हम देखेंगे एनिमल सेल और प्लांट सेल के डिफरेंस को देखेंगे। ये हमने मैंने इसमें यहाँ पर आपको पढ़ाया है ये एनिमल सेल को। चलिए अब डिस्कस करते हैं प्लांट सेल और एनिमल सेल में डिफरेंस। क्यों कर रहे हैं हमें इसमें देखना है कि प्लांट सेल में क्या होता है एनिमल सेल से अलग, कि उसे उसकी प्लांट सेल ऐसी होती है और एनिमल की सेल ऐसी होती है। तो देखिए इनमें कुछ डिफरेंस देखते हैं। देखिए ये है, इधर मैंने यहाँ पर दोनों में डिफरेंस बताने वाली हूँ। सबसे पहले देखिए प्लांट सेल, इन दोनों में हम देखते हैं। देखिए मैंने एक पॉइंट लिखा, सेल वॉल लिखा है। अब हमें सेल वॉल देखना है, क्या प्लांट सेल में सेल वॉल होता है या एनिमल सेल में सेल वॉल होता है। देखिए जैसे कि हमने पढ़ा है, सेल वॉल को हमने देखा था, सेल वॉल उन्हीं प्लांट सेल में प्रेजेंट 2-3 में होता है। प्लांट में देखा था, फंजाई में और बैक्टीरिया में, इन तीनों में ही प्रेजेंट होता है सेल वॉल। ठीक है, तो सेल वॉल प्रेजेंट है किसमें, प्लांट सेल में। एनिमल में एब्सेंट होता है। वॉक्यूल्स के बारे में बात हुई। वॉक्यूल्स मींस रिक्तिका, सेल वॉल की हिंदी कोशिका भित्ति, वॉक्यूल्स रिक्तिका। अब देखिए वॉक्यूल्स देखना है, क्या ये प्लांट सेल में होता है या एनिमल सेल में भी होता है। देखिए वॉक्यूल्स का बड़ा साइज देखने को मिलता है प्लांट सेल में। देखिए जो प्लांट सेल होती है ना, उसमें न्यूक्लियस तो होता है, न्यूक्लियस, लेकिन जो वो न्यूक्लियस होता है ना प्लांट सेल में, वो थोड़ा साइड में चला जाता है। जैसे ही प्लांट सेल अपना वर्क, एक मैच्योर प्लांट बनता है, तो तब न्यूक्लियस जो है वो थोड़ा साइड में हो जाता है, और जो वॉक्यूल्स होते हैं प्लांट सेल में वे बड़ा रूप ले लेते हैं। तो प्लांट सेल में वॉक्यूल बड़ा रूप ले लेते हैं, जिसकी वजह से प्लांट सेल में अगर खाना और उसकी फूड की और वाटर की बारे में बात हो, तो फूड और वाटर को स्टोर करने का काम कहाँ होता है, वॉक्यूल्स के अंदर होता है। किसमें होता है, प्लांट सेल में। प्लांट सेल में जो खाना और जो पानी है वो कहाँ पे स्टोर होता है, प्लांट सेल में वॉक्यूल्स में स्टोर होता है। और सबसे बड़ा पार्ट होता है ये प्लांट सेल के अंदर वॉक्यूल्स का। अब पूछोगे एनिमल सेल में भी वॉक्यूल्स होता है, तो नहीं, एनिमल सेल में वॉक्यूल्स होते हैं ना के बराबर, बहुत छोटे छोटे साइज के होते हैं वॉक्यूल्स, लेकिन ना के बराबर होते हैं। प्रीमिटिव बोल सकते हैं, प्रीमिटिव वॉक्यूल्स एनिमल सेल में, और इसमें लार्ज साइज के होंगे।
वॉक्यूल्स, प्लांट सेल में जो वॉक्यूल्स होते हैं इनमें फूड और वाटर इकट्ठा होता है, स्टोरेज। यहाँ पे प्रिमिटिव होते हैं। अब बात आई क्लोरोप्लास्ट की। देखिए क्लोरोप्लास्ट को देखिए तो प्लांट सेल में क्या, प्लांट सेल में क्लोरोप्लास्ट होता है क्या? एनिमल सेल के पास क्लोरोप्लास्ट होता है? नहीं, एनिमल सेल के पास एब्सेंट होता है क्लोरोप्लास्ट, प्लांट सेल में क्लोरोप्लास्ट होता है। अब देखिए पौधों का जो हरा रंग है वो किसके कारण है? पौधों का हरा रंग है इस क्लोरोप्लास्ट के कारण ही। क्यों है? क्योंकि इसके पास एक पिगमेंट प्रेजेंट होता है क्लोरोफिल, उस क्लोरोफिल के कारण ही पौधों का रंग हरा होता है। और ये जो क्लोरोप्लास्ट है इसे बोलते हैं प्लांट सेल का रसोई घर बोलते हैं एक तरीके से, तो किचन ऑफ द सेल। अगर क्वेश्चन आए कि बताइए प्लांट सेल में, जो प्लांट सेल होती है उसमें, प्लांट सेल में रसोई घर किसे कहते हैं? तो प्लांट सेल का यानी जो प्लांट सेल होती है उसका रसोई घर किसे कहते हैं? क्लोरोप्लास्ट को कहते हैं। तो इसे हम किचन ऑफ द सेल भी कह सकते हैं, प्लांट सेल का किचन ऑफ द सेल। इसे किचन ऑफ द सेल क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके पास ही एक तरीके से फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस होता है, पौधे जो खाना बनाते हैं वो इस क्लोरोप्लास्ट के थ्रू ही बनाते हैं। पौधे खाना कहाँ बनाते हैं, कहाँ से बनाते हैं? पौधे अपने, पौधे जो होते हैं अपनी पत्तियों में खाना बनाते हैं। पत्तियों में खाना कहाँ बनता है? इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर बनता है। इसीलिए से कहते हैं सेल का रसोई, यानी कोशिका का रसोई घर कहते हैं, क्योंकि खाना कहाँ बनता है? यहाँ पे बनता है। कौन से प्रोसेस के द्वारा बनता है? फोटोसिंथेसिस के द्वारा। पौधों का हरा रंग क्यों होता है? फोटोसिंथेसिस के कारण होता है। अब देखिए ये जो क्लोरोप्लास्ट है, कहीं आपने इधर एनिमल सेल में क्लोरोप्लास्ट का नाम सुना? नहीं सुना ना। कहीं वॉक्यूल्स का नाम सुना? होते हैं ऐसे छोटे छोटे, इतने से साइज में वॉक्यूल्स मिलेंगे। ये होते हैं प्रिमिटिव फॉर्म में, ना के बराबर वॉक्यूल्स होते हैं। सेल वॉल एनिमल सेल में जो है सेल वॉल नहीं होती है, ये मिक्स है एक तरीके से। इसमें कुछ चीजें मिक्स दी हुई है, जैसे बैक्टीरियल सेल होगी उनके पास इनमें से चीजें होती हैं, तो देखिए इसमें नहीं होती हैं। अब देखिए यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट हो गया है, तो एनिमल सेल के पास ये एब्सेंट होगा क्लोरोप्लास्ट। लाइसोसोम को देखते हैं हम। अब इसमें मैंने एक पॉइंट लिया है लाइसोसोम का, तो बताइए क्या प्लांट सेल में, एनिमल सेल में क्या प्लांट सेल में लाइसोसोम प्रेजेंट होता है? नहीं। अब देखिए यहाँ पे लाइसोसोम एब्सेंट होता है किसमें? प्लांट सेल में, एब्सेंट लाइसोसोम, और लाइसोसोम प्रेजेंट होगा एनिमल सेल में। लाइसोसोम एनिमल सेल में प्रेजेंट होता है और इनमें नहीं होता। लाइसोसोम का काम ये हमने देख ही लिया था क्या होता है। लाइसोसोम का काम क्या होता है? लाइसोसोम को एक तरीके से पेस्टिसाइड की तरह यूज करते हैं। जो सेल हो जाते हैं बाहर से, जो बैक्टीरिया, जो वायरसेस आ जाते हैं, उनको मारने का काम कौन करता है? ये लाइसोसोम करता है। प्लांट सेल में ये नहीं होता है। तो चलिए फिर ये हमने यहाँ पर सेल ऑर्गेनेलिज टॉपिक देख लिया है, पूरी ही सेल टॉपिक को डिस्कस कर लिया है। साथ में हमने प्लांट सेल, एनिमल सेल के डिफरेंस को भी यहाँ पर पढ़ लिया है। तो यहीं पर ये खत्म करते हैं। अब क्लास सेल टॉपिक को भी यहीं पर फिनिश करते हैं। तो अब जल्दी मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊँगी ग्लैंड के ऊपर। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा ग्लैंड। होपफुली ये वीडियो सेल टॉपिक सभी को समझ में आया होगा। ये सेल ऑर्गेनेलिज जो आज मैंने डिस्कस किया है, टोटली एकदम अच्छे से आप लोगों के साथ यहाँ पर मैंने पढ़ाया है सेल के ऑर्गेनेलिज को। तो मैं उम्मीद करती हूँ सभी को समझ में आया होगा। If you understood this video, then please like, subscribe and share to my channel, and thank you so much.